तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की सीरीज चल रही है। मौलिक अधिकार के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें 12 से लेकर 32 तक मैंने मौलिक अधिकार कराए हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे और ये फाइनल पार्ट होगा और इसमें 33, 34 और 35 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 33, 34, 35 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये अलग है आपके मौलिक अधिकारों से जो बाकी थे उनसे बहुत काफी अलग है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। क्या बात कर रहे हो सर? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध? अभी तो आपने बताया था कि मूल अधिकारों जो है नागरिकों के लिए होते हैं, तो इसमें प्रतिबंध की कहां से आया? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। अब ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध ये कैसे आया? तो मैं आपको बताऊं, ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध जो है ये सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, ये कुछ ही नागरिकों के लिए है मूल अधिकारों पर। तो कौन कौन नागरिक इसके अंदर आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सशस्त्र बल एवं पुलिस बल, दूसरा आ जाता है लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक बल, तीसरा आ जाता है सूचना ब्यूरो या अन्य संगठन, और चौथा आ जाता है इन सभी बलों में कार्य करने वाले संचार सेवा से संबंधित सदस्य। जी हाँ, इन सब के लिए केवल ये जो मूल अधिकारों के लिए जो प्रतिबंध है ये आम नागरिकों के लिए नहीं है, ये आपका सशस्त्र बल या पुलिस बल या लोक सेवा बनाए रखने में जो सहायक बल होते हैं वो, या तुम्हारा सूचना ब्यूरो, ये है क्या मैं आपको बता देता हूँ। सशस्त्र बल या सैन्य बल जो होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी होते हैं, पुलिस बल आप जानते हैं स्टेट के होते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल जो होते हैं वो होते हैं आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, बीएसएफ वगैरह। और ये जो आपका सूचना ब्यूरो मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो कोई सी भी, जैसे कि आपकी सीबीआई, आईबी, एनआईए, ये सब चीजें हैं, और अन्य संगठन। और इन सभी में जो बल हैं इनमें जरूर आपको पता है कि संचार से रिलेटेड वायरलेस पे भी कुछ सदस्य होते हैं, तो उन सब के लिए ये है। जी हाँ, उन सब के लिए कैसे है? उन सब के लिए ऐसे है कि संसद जो है इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। और प्रतिबंध क्यों लगाती है? ठीक है, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि प्रतिबंध इसलिए लगाती है कि ताकि इनमें अनुशासन और कर्तव्य पालन की भावना बनी रहे। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं। तो बात इस प्रकार है कि जिस तरह से आम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस तरह से सेना के लिए स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। वो कैसे? आम नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु कोई भी सेना संगठन नहीं बना सकती, अपने सैनिकों में संगठन नहीं बना सकती। संसद ने इसे समुचित कर रखा है। संसद ने ये भी सेना के लिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई आम नागरिक सेना में पहुंच जाता है तो उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं है, अभिव्यक्ति की भी उसको आजादी नहीं है। बिना वो अपनी अधिकारी की परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकता, एक गोली तक नहीं चला बिना परमिशन। तो ये सब चीजें अनुच्छेद 33 में संसद ने इन सब
जो बल है ये आपके सशस्त्र बल, पुलिस बल, लोक व्यवस्था बनाए, जितने भी बल मैंने यहाँ डिस्कस करा उन सबके मौलिक अधिकारों को थोड़ा प्रतिबंधित कर रखा है, सभी नहीं, कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी आर्टिकल नंबर 33 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 34। तो नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 34 या आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ये भी देखो, उसमें तो उस पर प्रतिबंध था, परंतु ये निलंबित ही कर देता है सबको, केवल दो को छोड़कर, वो मैंने आपको बताया था, बेसिक चीज को छोड़कर वो कभी नहीं होते निलंबित, ठीक है। बेसिक के जो है वो कभी निलंबित नहीं होते, उन्हें छोड़कर बाकी सबको निलंबित कर देता है आर्टिकल 34। कैसे? मूल अधिकारों का निलंबन, और ये कब? सैन्य शासन के दौरान। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि आर्टिकल 34 तभी काम करता है जब किसी एरिया में सेना का शासन चले। सेना का शासन मतलब समझ रहे हो आप, सेना का नहीं, राष्ट्रपति का हम उसको बोलेंगे। तो ये है क्या? देखो मैं आपको बताऊं, इसके अकॉर्डिंग एक लॉ आता है जिसका नाम है मार्शल लॉ। हालांकि मार्शल लॉ की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है, परंतु इससे संबंधित कुछ बातें हमारे संविधान में हैं। वो क्या है कि यदि कोई राज्य अपने राज्य का शासन चलाने में विफल हो रहा है, मतलब आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की कोई घटना घट रही है, तो वहां पर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सेना को लगाया जा सकता है। सेना में मतलब आर्मी वगैरह लग जाती है, कोई भी अर्धसैनिक बल भी वहां लगाया जा सकता है, ठीक है। ये मार्शल लॉ ये बताता है कि वहां उस एरिया में, उस पर्टिकुलर राज्य में या उसके एक भाग में भी जहां राज्यपाल लगवाना चाह रहा है, वहां राष्ट्रपति उसके कहने पर वहां पे वो शासन लगा। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं? तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, वहां सेना का शासन शुरू हो गया एक तरीके से। इससे संबंधित एक कानून है अफस्पा। इसकी फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये लागू कब किया गया? ये लागू हुआ 1958 में। 1958 में इसे पूर्वोत्तर राज्य में लागू किया गया। अब ये अफस्पा है, मैं आपको बताऊं। तो अफस्पा कानून से एक आम नागरिक की आजादी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनके अधिकार, मौलिक अधिकारों का निलंबन बिल्कुल। परंतु सेना को अधिकार मिल जाता है। सेना को अधिकार मिल जाता है। क्या अधिकार सेना को मिलता है कि सेना जब चाहे, जिसे चाहे संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है, जब चाहे उसकी तलाशी ले सकती है बिना उससे पूछे, जबरदस्ती, और जब चाहे वो किसी उसके मकान या कोई भी आपका वहां कुछ भी बना हुआ है, संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसको ढा भी सकते। तो एक तरह से तो ये तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। ऐसा केवल तभी हो सकता है, उन्हीं फील्ड में हो सकता है जब जहां आपका मार्शल लॉ लगा हो। अब इन चीजों को देखते हुए कि सेना को इतने अधिकार मिल गए, इन चीजों को देखते हुए अलग अलग विशेषज्ञों का कहना था। क्या कहना था मैं उसके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे कर्फ्यू या ये शासन लगता है, राष्ट्रपति का जो शासन लगता है 356 के अकॉर्डिंग, इसमें जनता का काम क्या हो, सॉरी आर्मी का या फोर्स का काम क्या होता है? जनता के लिए। क्योंकि जैसे उनके मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है ना, एक तरफ उनको एक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाती। कैसे कि कोई भी नागरिक, चाहे वो राज्य का हो
राज्य की सेवा करता हो या संघ में सेवा करता हो या कोई प्राइवेट कंपनी का हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी वो सेना देती। दूसरा, अगर किसी भी वायलेंस के द्वारा ऐसे नागरिकों की कोई भी प्रॉपर्टी की क्षतिपूर्ति होती है, मतलब कोई भी नुकसान होता है, तो वो सब सरकार उस टाइम पे जब अगर सेना का शासन चल रहा है तो वो सब सरकार करती है। दूसरी गारंटी। परंतु तीसरा इसके अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि अगर कर्फ्यू जैसे माहौल में या उस शासन के माहौल में कोई भी उग्रवादियों जैसी हरकतें करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी है। सेना उस पे दंड का प्रावधान उसके लिए ले सकती है। अगर वो आतंकवादी है तो सेना उसको शूट भी कर सकती है। तो इस तरह का प्रावधान उसमें है। तीसरे नंबर पे कि अगर आप गलती करोगे राष्ट्रपति शासन के दौरान कि नहीं आप अपने आप को कुछ भी नहीं है, हम तो ये और आगे जाओ, तो सेना आपको धक्का देगी। ठीक है ना। वो किस तरह से कि अगर आप आतंकवादी गतिविधि से लिप्त हैं, उग्र बनना चाहते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 34 में हुआ। अब इन चीजों को देखते हुए आपने देखा होगा ना, हर देश में हर प्रवृत्ति के इंसान, तो इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे मतलब न्यायालय ने अपना मत दिया, सेना और सरकार ने मिला के अपना मत दिया, और मानव अधिकारों ने के बारे में, इसके मत के बारे में, अफस्पा में मत जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या मत है? मानव अधिकार आयोग, इधर सेना और सरकार, और इधर आपका आ जाता है न्यायालय। तो मानव अधिकार आयोग क्या कहता है इस बारे में? मानव अधिकार आयोग ये कहता है कि भाई ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है, ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। तो मानव अधिकार आयोग इसका सीधे सीधे विरोध करता है। वो कहता है कि इसमें तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है भाई, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो रहा है, ये तो बेकार है बिल्कुल। मानव अधिकार आयोग कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसका जगह जगह विरोध होता है। पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर राज्य में लागू किया गया था। आपको पता ही है पूर्वोत्तर राज्य में इसलिए लागू किया गया था क्योंकि उधर नक्सली वगैरह रहते हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह में, ठीक है, उग्रवादी नक्सली संगठन उधर के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में 1990 में किया था, तो तब भी मानव अधिकार ने इसका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गन आई थी, पायलट गन, रबड़ की गोली को छोड़ती थी। रबड़ की गोली जैसे वो छोड़ती थी तो उससे बहुत लोग घायल हुए। तो मानव अधिकार ने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। मानव अधिकार जो है आयोग जो है उसके फेवर में आ जाते हैं, तो वो इसको हमेशा गलत ही बताते हैं। सेना और सरकार का मत क्या कहता है? सेना ये कहता है कि हम पूरे देश में नहीं लागू करते, ये केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू है जहां पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। मतलब मार्शल लॉ की जगह मार्शल लॉ की मतलब मार्शल लॉ की अगर मैं आपको बात करूं कि राष्ट्रपति शासन तो कहीं भी लगाया जा सकता है, परंतु हर जगह अफस्पा नहीं लगाया जा सकता। अफस्पा केवल उधर ही लगेगा जहां आपके आतंकवादी या उग्रवादी संगठन होंगे। तो वो कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर इसका हम प्रयोग करते हैं, परंतु हर जगह हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेना और सरकार ये समझ देते हैं इस बारे में। न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय ये कहता है इस बारे में कि भाई ये कानून तो सही है, पर इसे ज्यादा दिनों तक लागू नहीं किया जा सकता। ज्यादा दिनों तक लागू किया जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट बहुत गलत हो, बहुत अलग इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, न्यायालय एक चुनौती और दे देता है सेना को। क्या? कि अगर कोई भी अधिकारी, भाई सेना को तो इस कानून के तहत छूट मिल रही है, कुछ भी कर सकती है। अगर कोई भी अधिकारी जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को परेशान करता है तो उसके खिलाफ सामान्य न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाए उसके खिलाफ। हालांकि इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता अभिव्यक्ति की आजादी पर, परंतु फिर भी एक रेयर कंडीशन में न्यायालय ये कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह का काम करता है कि बिना बात के, पर उस बात को उसे पूर्ण तथ्य देना होगा कि हाँ वो कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है किसी अधिकारी के द्वारा। तो मार्शल लॉ, अफस्पा, ये सब आपका आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 में
सेनाओं के जो मौलिक अधिकार थे उन पर प्रतिबंध लगा था। आर्टिकल 34 में क्या लगा, ये आपके सभी नागरिकों के पर प्रतिबंध लगा, और किसके द्वारा, सेना के। अब यहाँ शासन किस तरह से चल, सेना का, एक तरह से राष्ट्र। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 ये कहता है कि ये जो अभी हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, इन सबके, ये जो 33 और 34 हमने पढ़े हैं, इन सबके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, चाहे वह विषय राज्य का, राज्य सूची का ही क्यों न हो। सीधा सीधा ये बताया गया है कि केवल इस पर कानून संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकता, चाहे वो विषय राज्य सूची का हो। आपने पढ़ा होगा कि राज्य सूची पे राज्य मंडल बनाते हैं, संघ सूची पे संसद बनाती है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि इन पे अगर ये जो अभी आपको मैंने 33 और 34 पढ़ाए हैं, इन पे विषय में केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य का कोई विधानमंडल कानून नहीं बनेगा, चाहे वो विषय राज्य का ही क्यों ना हो। अगर पूरे देश की बात है तो ये संसद बनाएगी, और अगर किसी भी पर्टिकुलर राज्य की बात है तो भी संसद ही बनाएगी। दोस्तों, आपके आज मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए, इसमें मैंने 33, 34 और 35 में डिटेल से बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक बताएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आगे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। धन्यवाद।